नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम राज और कोऑपरेटिव सोसाइटीज के एक्ट के बारे में, बायलॉज के बारे में, रूल्स के बारे में, पॉलिसीज के बारे में, जीआर सर्कुलर्स और नोटिफिकेशंस के बारे में हम चर्चा करते रहते हैं। तो आज हमारे पास में एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए रजिस्ट्रार है, जो रजिस्ट्रार के ऑफिसेस हैं, चाहे वो असिस्टेंट रजिस्ट्रार का ऑफिस हो, डिप्टी रजिस्ट्रार का ऑफिस हो या फिर जॉइंट रजिस्ट्रार का ऑफिस हो, जो वो ऑर्डर्स पास करते हैं, जो भी वो काम करते हैं, जो भी वो डिसीजंस देते हैं, कहा जाता है कि वो गुड फेथ में देते हैं, मतलब विश्वास में देते हैं, आपके भरोसे में देते हैं, आपको डिसीट नहीं करते हैं, आपके साथ धोखा नहीं करते हैं, कोई प्रपंच नहीं करते हैं, जिसको आप बोलते हो कि गुड फेथ में, भरोसे में किए जाने वाला काम, आपको ट्रांसपेरेंसी से किए जाने वाला काम, क्लीनलीनेस से किए जाने वाले काम, फेयरनेस से किए जाने वाले काम, तो वो गुड फेथ 3-4 लाइन की जो एक्ट के अंदर में दिया गया हुआ है, जो सेक्शन 162 ऑफ द महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1960 के अंदर दिया गया है, उसको हम बारीकी से जानने की कोशिश करेंगे, उसके अंदर के वर्ड्स को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये आम तौर से देखा गया है कि नॉट नेसेसरीली जो ऑर्डर्स पास किए जाते हैं रजिस्ट्रार ऑफिस के द्वारा, चाहे वो असिस्टेंट हो, डिप्टी हो या जॉइंट हो, वो ऑर्डर्स ऑलवेज फेयर ही रहते हैं, सही ही रहते हैं, वो मैनिपुलेटिव भी हो सकते हैं। उसके अंदर कहीं कहीं पे ऐसा होता है जहाँ पे वादी और प्रतिवादी रहते हैं, तो वादी या तो फेवरिज्म वादी की तरफ हो सकता है या प्रतिवादी की तरफ हो सकता है। ऐसे लग सकता है कि ऑर्डर्स मैनिपुलेटिव है, जहाँ पे प्रोविजंस थे कि एक्ट के अंदर के, रूल के अंदर के या बायलॉज के अंदर के या किसी एक सैंपल ऑर्डर्स, प्रीवियस ऑर्डर के बेस पे इस ऑर्डर को पास किया जा सकता है, जजमेंट वर्डिक्ट को दिया जा सकता है, मगर उसको फॉलो नहीं किया गया है स्ट्रिक्टली, या फिर उसको टालम टाली करने की कोशिश की गई है, कहीं ना कहीं पे मैनिपुलेटिव करने की कोशिश की गई है, डाइल्यूट करने की कोशिश की गई है, और ऊपर अपील करने के लिए एक रूम क्रिएट किया गया है। तो ऐसी चीजों में आपके लिए जानना जरूरी होता है कि क्या एक्चुअली गुड फेथ है, और रजिस्ट्रार के लिए कैसे ये एप्लीकेबल हो सकता है, उसको थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो ये सेक्शन 162 ऑफ द महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, आज हम टाइटल इसको देखते हैं, इंडेमनिटी फॉर द एक्ट्स डन इन गुड फेथ। इंडेमनिटी मतलब कहीं जहां पे आप किसी को इंडेमनीफाई कर रहे हो, उसको प्रोटेक्ट कर रहे हो, उसको ये गारंटी दे रहे हो कि वो उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसके ऊपर दोष नहीं दिया जा सकता है, उसके ऊपर एलिगेशंस किया नहीं जा सकता है। जो हो रहा है आप उसके लिए खुद अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मानोगे, ठीक है। कहीं कहीं पे जैसे सोसाइटी में मेंबर्स किसी एक चीज के लिए सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी को इंडेमनीफाई कर रही है, ठीक है, तो आप सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी को वहां पे रिस्पॉन्सिबल नहीं मानोगे, ऐसे सत्यापन करके दे रहे हो, इंडेमनीफाई करके दे रहे हो, कहीं कहीं पे आपको स्टैम्प पेपर के ऊपर में वो इंडेमनीफाई करके देना पड़ता है लीगली, कानूनी तौर से, ताकि वेयर इट इज गोइंग टू बी क्वेश्चनेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, the managing committee or the society can show it that I have been indemnified। ठीक वैसे ही यहाँ पे ऑलरेडी कानून में महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के 1960 के अंदर सेक्शन 162 में ही ये ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट कर दिया गया ऑन बेसिस ऑफ दिस एक्ट सेक्शन, की रजिस्ट्रार को इंडेमनीफाई कर दिया गया है, उसे प्रोटेक्ट कर दिया गया है। मगर किसके लिए प्रोटेक्ट कर दिया है, तो इसको अभी हम जानते हैं। एक्ट क्या कहता है, एक्ट के अंदर ये सेक्शन क्या कहता है, नो सूट और प्रोसिक्यूशन और अदर लैंग्वेज और अदर लीगल प्रोसीडिंग्स शैल लाई अगेंस्ट द रजिस्ट्रार और एनी पर्सन सबऑर्डिनेट टू हिम और एक्टिंग ऑन हिज ऑथोरिटी इन रेस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग in good faith done or purported to be done by him
अंडर दिस एक्ट। ठीक है, अब इसको वन बाय वन थोड़ा सा तोड़ के समझने की कोशिश करते हैं कि ये पूरा सेंटेंस 2-3 लाइन का ये सेंटेंस है, बहुत ही छोटा सा सेंटेंस है, मगर इसकी मीनिंग इतनी बड़ी है, जहाँ पे सारे रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार, ज्वाइंट रजिस्ट्रार या और कोई भी इसमें प्रोटेक्टेड आ जाता है। ठीक है, उनके अंडर में भी अगर कोई काम कर रहा है तो वो भी उसमें प्रोटेक्शन में आ जा रहे हैं। तो एक्ट ने उनको प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। ठीक है, एक तो गवर्नमेंट सर्वेंट है, पब्लिक सर्वेंट है, और ऊपर से ये इंडेमनीफाई करके रखा हुआ है। किसने? एक्ट ने उनको इंडेमनिटी दिया हुआ है। तो नो सूट जहां पे बात हो रहा है तो सिविल प्रोसीडिंग्स की बात हो रही है। इसका मतलब जहां पे भी कोई भी असिस्टेंट, डिप्टी या जॉइंट रजिस्ट्रार या ऑर्डर्स पास करता है तो इट इज द ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार इज पासिंग दैट ऑर्डर। तो रजिस्ट्रार आपका कोई पर्सनल रिलेशन तो है नहीं। ठीक है, तो व्हेन दिस ऑर्डर इज बीइंग पास्ड, हो सकता है उससे कोई इंडिविजुअल या सोसाइटी के काफी सारे मेंबर्स या मैनेजिंग कमेटी उससे अफेक्टेड हो, मगर ये ऑर्डर को आप जब चैलेंज करोगे, कहीं पे ऊपर चैलेंज करोगे, देन यू आर नॉट गोइंग टू चैलेंज द रजिस्ट्रार, यू आर गोइंग टू चैलेंज द ऑर्डर ऑफ द रजिस्ट्रार। सो इट इज अ सिविल रेमेडी, जहां पे उस ऑर्डर के रेमेडी को आप रेक्टिफाई करने की या उसे खारिज करने की कोशिश करोगे। सो इट इज ए सिविल प्रोसीडिंग। ठीक है, कहीं कहीं पे जैसे असिस्टेंट रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार के ऊपर ज्वाइंट रजिस्ट्रार हो सकता है, वहां पे जब आप अपील में जा रहे हो, या फिर आप मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन के पास जा सकते हो, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। कहीं कहीं पे कुछ मेंबर्स तक के लिए एक स्टेट मिनिस्टर होता है, या कहीं पे दूसरा कोई मिनिस्टर हो सकता है उसके ऊपर के लेवल के लिए। तो जहां पे भी आप ऐसे जा रहे हो, तो उसके आगे जब आप सिविल प्रोसीडिंग्स में जा रहे हो, अगर आप कोर्ट में जा रहे हो, चैलेंज कर रहे हो, ठीक है, किसी रिलीफ के लिए आप चैलेंज कर रहे हो, तो आप रजिस्ट्रार के अगेंस्ट में पर्सनल वेंडेटा के लिए चैलेंज नहीं कर सकते हो। उसके ऑर्डर के अगेंस्ट में आप चैलेंज कर रहे हो, उसके ऊपर आप एलिगेशंस लगा के नहीं कर सकते हो। ठीक है, नो सूट या प्रोसिक्यूशन मतलब द प्रोसेस ऑफ ऑफिशियली चार्जिंग somebody with a crime or trying to show that he or she is guilty in a court of law। तो जहां पे प्रोसिक्यूशन की बात हो रहा है, मतलब आप रजिस्ट्रार को कोर्ट में खड़ा कराना चाहते हो, मगर किसके लिए आप खड़ा कराना चाहते हो? जहां पे दैट क्राइम इज अपोर्शन्ड पर्सनली टू हिम, मगर यहाँ पे पर्सनली की बात ही नहीं हो रही है। यहाँ पे बात हो रही है कि जहाँ पे उसके ऑर्डर्स पास किए गए हैं, तो आप उसके ऑर्डर्स को चैलेंज कर रहे हो, उसको पर्सनली चैलेंज नहीं कर रहे हो। ठीक है, आपको रेमेडी किसके अगेंस्ट में चाहिए? उसके अगेंस्ट में नहीं चाहिए, रजिस्ट्रार के अगेंस्ट में नहीं चाहिए, रजिस्ट्रार के ऑर्डर के अगेंस्ट में आपको रेमेडी चाहिए कोर्ट से। तो आप किसी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के लिए, उसे क्रिमिनल कोई चार्जेस के लिए उसके अगेंस्ट में प्रोसीडिंग्स नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्या बोलता है एक्ट? इस चीज को भी बोलता है द प्रोसेस ऑफ ऑफिशियली चार्जिंग। आप उसे प्रोसिक्यूशन मतलब ऑफिशियली आप उसे चार्ज कर सकते हो उसको आप गिल्टी प्रूफ करने के लिए किसी क्राइम के अगेंस्ट में। ठीक है, और ट्राइंग टू शो दैट ही और सी इज गिल्टी इन द कोर्ट ऑफ लॉ। अगर आप उसे मैजिस्ट्रेट के पास लेके जाना चाहते हो, ठीक है, या फिर आप किसी कोऑपरेटिव कोर्ट में लेके जाना चाहते हो, ठीक है, तो आप उसे कोर्ट में लेके जाना चाहते हो, उसको गलत प्रूफ करके उसको पनिश करने के लिए। तो ये प्रोविजन ऐसे नहीं है, बिकॉज ही हैज बीन इंडेमनीफाइड बाय द एक्ट और अदर लीगल प्रोसीडिंग्स। और अदर लीगल प्रोसीडिंग्स के बारे में मतलब पहले जैसे कि आपने कहीं पे पिटिशन डाला, वो पिटिशन में ऑर्डर आपके फेवर में नहीं आया, उसके बाद आप अपील में भी जा सकते हो। ठीक है, आप उसमें होता है ना, अपील में भी जा सकते हो, या कहीं पे काउंटर क्लेम वगैरह भी हो सकता है, या कहीं पे लीगल दूसरे टाइप ऑफ डिस्प्यूट्स भी उसके अगेंस्ट में आप खड़े कर सकते हो। तो ये भी दिस हैज बीन इंडेमनीफाइड बाय वर्च्यू ऑफ दिस सेक्शन 162 ऑफ द
महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1960। ठीक है, तो कोई सूट आप नहीं कर सकते हो, ठीक है, कोई प्रोसिक्यूशन आप नहीं कर सकते हो, एंड अदर लीगल प्रोसीडिंग्स भी आप नहीं कर सकते हो उसके अगेंस्ट में पर्सनली। बट व्हेन यू आर गोइंग अगेंस्ट द ऑर्डर, तो देयर इज अ प्रोविजन शैल लाई अगेंस्ट दी, उसके शैल मतलब जा ही रहे हो, यहाँ पे मे नहीं बोला गया है, मतलब शैल मतलब एप्लीकेबल होगा ही नहीं। ठीक है, अगेंस्ट दी रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार का मतलब है जितने भी रजिस्ट्रार है, ठीक है, वो रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी हो सकता है, वो जॉइंट रजिस्ट्रार भी हो सकता है, वो डिप्टी रजिस्ट्रार भी हो सकता है, और वो असिस्टेंट रजिस्ट्रार भी हो सकता है, और एनी पर्सन सबऑर्डिनेट टू हिम। ठीक है, उसको हेल्प करने के लिए दुनिया भर की उसकी जो स्टाफ रहती है, जितने भी 2, 4, 5, 10, 15 जितने भी स्टाफ रहती है, हो सकता है कोई रिटायर्ड असिस्टेंट रजिस्ट्रार भी वहाँ पे उसके साथ हो, या कोई उसकी क्लरिकल स्टाफ हो, कोई ऑफिस सुपरिटेंडेंट हो, ठीक है, कोई भी उसे हेल्प करने के लिए, या फिर ऐसा कोई व्यक्ति जिसको और एक्टिंग ऑन हिज ऑथोरिटी। ठीक है, कहीं पे डिप्टी रजिस्ट्रार है मगर जॉइंट रजिस्ट्रार का पोस्ट है, मगर वहां पे जॉइंट रजिस्ट्रार के लिए कोई नहीं है, डिप्टी रजिस्ट्रार भी है, सीनियर है डिप्टी रजिस्ट्रार, उसको जॉइंट रजिस्ट्रार का पोस्ट भी दिया गया है, या जॉइंट, ठीक है, या डिप्टी रजिस्ट्रार है नहीं, जॉइंट रजिस्ट्रार अपने पोस्ट में है, मगर उसको एडिशनल डिप्टी रजिस्ट्रार का भी पोस्ट दिया गया है, चार्ज दिया गया है, वो एडिशनल चार्ज है, वो उसकी डिजिग्नेशन नहीं है, वो उसकी, ठीक है, स्टेटस नहीं है, उसको एडिशनली फॉर ए टेम्पररी पीरियड दैट रेस्पॉन्सिबिलिटी हैज बीन असाइन्ड टू हिम और हर। ठीक है, तो एनी और एक्टिंग ऑन हिज ऑथोरिटी, तो उस डिजिग्नेशन के लिए वो तभी एक्ट कर रहा है, तभी वो ऑर्डर पास कर रहा है, तभी वो जजमेंट दे रहा है, या तभी वो वर्डिक्ट दे रहा है, और हो सकता है वो आरटीआई भी हो सकता है, राइट टू इंफॉर्मेशन भी हो सकता है, कहीं कहीं पे पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो रहते हैं, हो सकता है वो डिप्टी रजिस्ट्रार हो, और अपील के लिए, फर्स्ट अपील के लिए जहाँ पे आप जा रहे हो वो जॉइंट रजिस्ट्रार हो, या असिस्टेंट रजिस्ट्रार हो, फिर उसके बाद डिप्टी रजिस्ट्रार हो। तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया है ऑन एक्टिंग ऑन हिज ऑथोरिटी और एनी पर्सन सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट मतलब उसे हेल्प करने के लिए, और उसके नीचे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसके पावर के अंडर में जो आ जाए, उसके ऑफिस के अंडर में जो आ जाए। ठीक है, ये हमने समझ लिया। ठीक है, तो इसके अंदर में क्लरिकल स्टाफ्स भी आ सकते हैं, या कोई असिस्टेंट रजिस्ट्रार भी आ सकता है, ऑफिस की पूरी स्टाफ भी आ सकती है। इन रेस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग, इन रेस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग की मतलब ये है कि वो आरटीआई का भी कोई एप्लीकेशन हो सकता है, वो कोई ऑर्डर भी हो सकता है ड्राफ्ट करने के लिए दिया गया है, वो कोई आपका, ठीक है, रजिस्ट्रेशन ऑफ द सोसाइटी भी हो सकता है, ठीक है, वो कोई डीम्ड कन्वेंस भी हो सकता है। ठीक है, इन गुड फेथ मतलब भरोसे में किया गया। अब इन गुड फेथ को हम इन गुड फेथ डन मतलब उसने जो चीज, इसने ये जो ऑर्डर पास किया है, आरटीआई का आपको जजमेंट दिया है, राइट टू इंफॉर्मेशन के अंडर में आपको इंफॉर्मेशन दिया है, या आपका कन्वेंस डीम्ड कन्वेंस किया हुआ है, या आपके सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, या अपील के, या जूनियर मतलब सबऑर्डिनेट के अपील के अगेंस्ट में उसने कोई डिसीजन दिया है, कोई वर्डिक्ट दिया है, कोई जजमेंट दिया है, सो ही और सी हैज डन इट इन गुड फेथ, उसने भरोसे में किया है, उसने एक्ट को, बायलॉज को, रूल्स को ताक में नहीं रखते हुए, मतलब उसको फॉलो करते हुए, उसको कंप्लाई करते हुए, सारी अंडरस्टैंडिंग रखते हुए, समझते हुए वो जजमेंट उसने दिया गया है, वो काम उसने किया हुआ है, वो ड्यूटी उसने किया हुआ है जो उसको गवर्नमेंट ने असाइन किया हुआ है बाय वर्च्यू ऑफ हिज डेजिग्नेशन। सो ही हैज और सी हैज डन इट इन गुड फेथ। अब उसमें वो फायदा उठा रहा है, या वो सच में अच्छा काम कर रहा है, या झोल झाल कर रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है,
और वो तो उसी को मालूम है, ठीक है। और परपटेड टू बी डन बाय हिम, अब हिम मतलब इसका मतलब हर भी है, ऐसा नहीं कि हिम मतलब, ठीक है, हिम और हर। परपटेड मतलब द इंटेंशन टू बी डन बाय हिम, ऐसा नहीं कि जो काम वो कर रहा है या जो काम उसने कर दिया है, जो उसने जजमेंट दे दिया है, या उसका इंटेंशन उस जजमेंट के लिए, उसका इंटेंशन उस ऑर्डर के लिए। लॉ में हमेशा ये माना जाता है कि इंटेंशन टू डू समथिंग इज द प्राइम थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही है, वहीं से आपकी गाड़ी शुरू होती है। अगर आपका इंटेंशन अच्छा करने के लिए है या आपका इंटेंशन बुरा करने के लिए है, वो भी उतना ही क्राइम है या वो भी उतना ही सराहनीय है, ठीक है। जब आप कोई एक्ट कर रहे हो या फिर आप कोई ओमिशन कर रहे हो, मतलब आपने किया या आपने नहीं किया आपको मालूम होते हुए भी जो आप अच्छा कर सकते थे, सो इट इज एक्ट और ओमिशन, जिसके वजह से सामने वाला का इंटरेस्ट अफेक्ट हो रहा है पर्सनली या पब्लिकली, या जिसको आप पब्लिक इंटरेस्ट भी आप बोल सकते हो, एक लार्जर इंटरेस्ट में वो अफेक्ट हो रहा है। तो दोनों ही कंडीशन में द इंटेंशन, जहां पे आप बोलो परपटेड टू बी डन बाय हिम और हर अंडर दिस एक्ट, अंडर दिस एक्ट का मतलब यहाँ पे महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट भी है, यहाँ पे उसमें जो अमेंडमेंट्स होता है वो अमेंडमेंट्स भी है, यहाँ पे बायलॉज जो उसके अंडर में आता है, क्योंकि जब आप सोसाइटी में मैनेजिंग कमेटी आती है तो आपको बायलॉज को भी रजिस्ट्रार के द्वारा अप्रूव किया जाना पड़ता है। इसके अंदर रूल्स भी है, रूल्स आ गए आपके एक्ट के अंदर, और उसके अंदर में कोई नोटिफिकेशन भी आ सकता है, कोई गवर्नमेंट के ऑर्डर्स भी आ सकता है, कोई गवर्नमेंट के रेजोल्यूशन भी आ सकता है। सो दिस इज ऑल पार्ट ऑफ द एक्ट, ठीक है। ये आपके कानून के, ये आपके धारा के जो महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए सब इसके अंडर में आ जाते हैं। तो आप गुड फेथ में, गुड फेथ की डेफिनेशन जाते हैं। गुड फेथ मतलब एक्टिंग विद, आपके काम ऐसे होने चाहिए जो कि ऑनेस्टली, भरोसे में, अच्छे इंटेंशन से, सिंसियरली होने चाहिए, ठीक है, सही मन से, ओपननेस से होने चाहिए, मतलब ट्रांसपेरेंसी से होना चाहिए, छुपते छुपाते हुए, चोरी छुपे नहीं होना चाहिए, सबके सामने खुला होना चाहिए, ठीक है। कोई चीज आप हाइड नहीं कर रहे हो पब्लिक से, ठीक है। आपका कोई ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंदर तो आता नहीं है, कोई नेशनल सिक्योरिटी के अंदर तो आता नहीं है, ठीक है। और टू ब्रीच द ट्रस्ट ऑफ द पार्लियामेंट और द असेंबली, ऐसा तो कुछ आता नहीं है, ठीक है। तो आपको ट्रांसपेरेंसी से, फेयरनेस से करना है, जिसको आप ओपननेस बोल रहे हो, विदाउट इंटेंडिंग टू डिसीव और मिसलीड, ठीक है। किसी को झूठ बोलने के लिए, किसी को ठगने के लिए, या किसी को मिसलीड करने के लिए, मिसगाइड करने के लिए, या गलत कुछ और है मगर आपने किसी और रास्ते में भेज दिया, कुछ और गाइड कर दिया, मिसलीड कर दिया, जिसके वजह से उसके इंटरेस्ट अफेक्ट हो सकते हैं, उसको ठगने के लिए आपको मालूम होते हुए भी आपने कुछ गलत किया है, ठीक है। तो ये पब्लिक इंटरेस्ट में कवर, ये आपके इन गुड फेथ डन में कवर नहीं होते हैं, ठीक है। ना वो पर्सनल इंटरेस्ट को सेटिस्फाई करते हैं, ना ही वो पब्लिक इंटरेस्ट को सेटिस्फाई करते हैं। सो दैट इज नॉट कवर्ड अंडर द गुड फेथ, ठीक है। लीगली इट मीन्स व्हाट, द एब्सेंस ऑफ इंटेंट, इंटेंट मतलब इंटेंशन, जहां पे हमने अभी ये डिस्कस किया था परपटेड टू बी डन, आपकी इंटेंशन ही ऐसी थी, है, ठीक है, जजमेंट देते हुए, ऑर्डर देते हुए, या कोई एक्ट करते हुए, कोई काम करते हुए, ऑफिशियली कोई ड्यूटी करते हुए। तो लीगली इट मीन्स, कानूनी तौर से, ठीक है, वैधिक तौर से ये क्या इसका मतलब है, इट मीन्स एब्सेंस ऑफ इंटेंशन, इंटेंट टू डिफ्रॉड और टेक अनफेयर एडवांटेज ऑफ अनदर पार्टी, मतलब आपके काम ऐसे होने चाहिए कि आप किसी एक पार्टी को, किसी वादी को ना आप फेवर कर रहे हो, ना प्रतिवादी को आप फेवर कर रहे हो,
ठीक है, ना आप प्लेंटिफ को फेवर कर रहे हो ना आप रेस्पोंडेंट को फेवर कर रहे हो। इक्वली आप दोनों के लिए जजमेंट दे रहे हो, फेयरनेस से दे रहे हो, ओपननेस से दे रहे हो, सिंसियरिटी से दे रहे हो, ठीक है, और ऑनेस्टली, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ऑनेस्टली दे रहे हो। जो एक्ट के अंदर प्रोविजन है, जो बायलॉज के अंदर है, जो रूल्स के हिसाब से, नोटिफिकेशंस के हिसाब से, जीआर के हिसाब से, सर्कुलर के हिसाब से, इन सबको फॉलो करते हुए, ठीक है, आपको ये सारी चीजें मालूम है, इनको फॉलो करते हुए और इनके अंदर जो लिखी हुई है, यू शुड ऑलवेज रिमेम्बर दैट जो एक्ट जो बनाया जाता है, रूल्स बनाए जाते हैं, बायलॉज बनाए जाते हैं, उसको, इसके वर्ड्स को ऐसे ही बनाए जाते हैं कि उसकी सेंटेंसेस ऐसे निकले। जो एक्ट कौन बनाता है? एक्ट आपका बनाता है लेजिस्लेचर बनाता है, या कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट जो आपको बनाता है, ठीक है, असेंबली बनाता है, लेजिस्लेटिव असेंबली बनाता है, ठीक है, या पार्लियामेंट बनाता है, तो वो वही बनाता है, सेंटेंसेस वही ड्राफ्ट होते हैं जिनका इंटेंशन ही वैसे निकले, उसको ड्राफ्ट ही वैसे किया जाता है। जब आप उसकी मीनिंग निकालो तो ऐसा निकलना चाहिए, जब उसका मीनिंग ऐसा निकलना चाहिए, काम भी गवर्नमेंट का जो ऑफिसर है जिसको असाइन किया गया है वो ड्यूटी, असिस्टेंट डेप्यूटी या जॉइंट रजिस्टर, उसको भी उसी इंटेंशन जो उस वर्ड में लिखा हुआ है, जो उस सेंटेंस में लिखा हुआ है, जो उस एक्ट के सेक्शन में लिखा हुआ है, उसको भी डॉट टू डॉट वैसे ही फॉलो करना चाहिए जो उस सेंटेंस का, उस सेक्शन का मीनिंग है, ठीक है। तो लीगली इट मीन्स एब्सेंस ऑफ इंटेंट टू डिफ्रॉड, किसी को धोखा देने का या किसी को चीट करने का इंटेंशन नहीं होना चाहिए। जहां पे हम गुड फेथ की बात कर रहे हैं, ऐसी इंटेंशन की एब्सेंस होनी चाहिए, ऐसी सोच होनी ही नहीं चाहिए। और टेक अनफेयर एडवांटेज ऑफ अनदर पार्टी, ठीक है। आपको मालूम है कि किसी ने कुछ प्रॉब्लम बताया हुआ है, वो आ नहीं सकता है पहले हियरिंग में, दूसरी हियरिंग में भी कोई ग्रेव प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा एसेंशियलिटी है, वो आ नहीं सकता है, और आपको मालूम होते हुए ही, आपको इन्फॉर्म करने के बाद ही आपने जल्दी से जल्दी 2 हियरिंग में कंप्लीट कर दिया और आपने ऑर्डर निकाल दिया, सामने वाले ने आके मैनिपुलेट कर लिया, रेस्पोंडेंट ने या प्लेंटिफ ने, ठीक है। तो ये परमिटेड नहीं है। बाकी सारे केसेस में आप क्या कर रहे हो, 3-3 हियरिंग कर रहे हो, ठीक है, 3-3 चांसेस देने के बाद, ठीक है, उनके रिटन स्टेटमेंट सबमिटेड होने के बाद या उनकी फिजिकल प्रेजेंस में उनके आर्ग्यूमेंट होने के बाद आप जजमेंट्स निकाल लो। कहीं पे आप 7 दिन में निकाल दे रहे हो या 2 महीने में जजमेंट निकाल दे रहे हो, आपके ऑर्डर पास कर निकाल दे रहे हो, ठीक है। और कहीं कहीं पे उसी ऑर्डर पे किसी दूसरे के लिए आप 6 महीना या 3 महीना बैठ जा रहे हो। सो यहाँ पे आपकी इंटेंशन जो है वो क्लियर नहीं है, वो गुड फेथ में दिख नहीं रही है। तो ये गुड फेथ में काम करना नहीं होता है। तो अगर आप, ठीक है, मिस्टर रमेश के लिए 1 महीने में मेंबरशिप का ऑर्डर निकाल रहे हो, तो आपको मिसेस सरला के लिए भी, ठीक है, आपको 1 महीने में ही ऑर्डर निकाल देना चाहिए मेंबरशिप का, या 2 महीने में आप उनका अगर निकाल रहे हो तो उसका भी 2 महीने में निकाल ही दो। किसी को आप डीम्ड कन्वेंस करके दे रहे हो सारे डॉक्यूमेंट्स होने के बाद 3 महीने में, तो आप मिस्टर पीटर को जब दे रहे हो तो उसमें आप 9 महीना बैठ गए हो, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास है तो भी आप नहीं दे रहे हो। तो ये जो काम है ये आपका गुड फेथ में काम नहीं है, ठीक है। तो अभी इसको सेक्शन को फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। अभी हमने लाइन बाय लाइन सबको सारी जो इसकी वर्ड्स को समझने की कोशिश की। नो सूट, प्रोसिक्यूशन और अदर लीगल प्रोसीडिंग्स शैल लाई अगेंस्ट द रजिस्ट्रार और एनी पर्सन subordinate to him or acting on his authority in respect of anything in good faith done or purported
to be done by him under this act। ठीक है, बहुत क्लियर है। तो ऐसे ही एक्ट के बारे में, बायलॉज के बारे में, रूल्स के बारे में, नोटिफिकेशन, सर्कुलर, जीआर, पॉलिसीज के बारे में हम आगे भी डिस्कस करते रहेंगे। तो आप हमारे साथ में जुड़े रहिए। धन्यवाद।